दोस्तों, आप सभी लीडर्स का जूम मीटिंग में मैं सत्येंद्र प्रसाद दिल से स्वागत करता हूं। माननीय श्रीमान माधव सर जी ने मुझे मौका दिया आप सभी लोगों से बातचीत करने का, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूंगा जो हमने इस बिजनेस से सीखा है। ये बिजनेस संभावनाओं पर आधारित है। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और उनके घर FIM करते हैं तो उनको हम लिस्ट बनाने के लिए कहते हैं। लिस्ट बनाकर उनको इनवाइट करने के लिए कहते हैं और इनवाइट करके सेमिनार में लाने के लिए कहते हैं। अगर उन्होंने 10 लोगों को सेमिनार के लिए इनवाइट किया है तो हो सकता है 5 लोग इस बिजनेस 5 लोग उस सेमिनार में आएंगे, 5 लोग नहीं आएंगे। हो सकता है कि 10 के 10 आ जाए, हो सकता है उनमें से एक भी नहीं आए। अगर 10 लोग सेमिनार में आ गए हैं तो हो सकता है उनमें से 5 लोग साइन अप कर दें, 5 लोग नहीं करें। हो सकता है उनमें 10 के 10 हो सकता है उनमें से एक भी साइन अप नहीं करे। अगर 10 लोगों ने साइन अप किया है तो हो सकता है उनमें से 5 लोग सेल दे दे, 5 लोग नहीं दे। हो सकता है उनमें 10 के 10 सेल दे दे, हो सकता है उनमें से एक भी सेल नहीं दे, ज्वाइन नहीं करे। अगर 10 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया है तो हो सकता है उनमें से 5 लोग काम करें, 5 लोग नहीं करें। हो सकता है 10 के 10 इस बिजनेस में काम कर ले और हो सकता है उनमें से एक भी काम नहीं करे, लेकिन फिर भी एवरेज काम करता है। अगर आप पूरे महीने काम करते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। दुनिया का मशहूर नियम, पैरेटो का नियम भी कहता है 80-20 का, कि कितना भी आप कुछ भी कर लें 20% रिजल्ट तो आपको हर हाल में आएगा ही आएगा। जैसे देखें, क्रिकेट का एक बॉल, संभावनाएं कितनी है। 1 रन भी बन सकते हैं, 2 रन भी बन सकते हैं, 3 रन भी, 4 रन भी, चौके छक्के भी लग सकते हैं, LBW भी हो सकते हैं, नो बॉल भी हो सकते हैं, वाइड बॉल भी हो सकते हैं, कैच आउट भी हो सकते हैं। संभावनाएं ढेर सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलर जब बॉलिंग करने जाता है तो उनका इरादा होता है कि मैं कम रन और विकेट लेने के लिए बॉलिंग करता है, और बैट्समैन भी उसी उद्देश्य से बैटिंग करता है कि मैं चौका छक्का सेंचुरी और डबल सेंचुरी लगाऊंगा। बस जरूरत है उस इच्छा शक्ति की। जिनकी इच्छा शक्ति ज्यादा होती है वो जीत लेते हैं। अगर मैं कहूं दूसरे रूप में तो ये बिजनेस बिल्कुल रेलवे ट्रेन की तरह है। जैसे ट्रेनों का स्वभाव है कि जब ट्रेन रुकती है स्टेशन पर तो उस ट्रेन पर उस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग उतर जाते हैं और वहीं उन स्टेशन से कुछ लोग चढ़ भी जाते हैं, और यही क्रम चलता रहता है। जिनका मंजिल जहां होता है वो उतर जाते हैं, लेकिन जो दृढ़ निश्चय करके बैठे रहते हैं, जिनका मंजिल जहां है वो वहां तक जरूर पहुंचते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ भी कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो आखिरी तक हमारे साथ रहते हैं और वो जीवन में जो चाहा है वो सफल हो जाते हैं। अगर मैं कहूं कि ये बिजनेस मेढकों को तराजू पे तौलने वाला बिजनेस है। अगर आप 10 मेढक को तराजू पर चढ़ा के देखें 5 उतर जाएगा, 20 को चढ़ा कर देखें 10 उतर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम इनको तौलना चाहते हैं तो पतले धागे से इनके पैर को बांध दें, ये तुल जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ ढेर सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ अच्छे रिश्ते, मजबूत संबंध बना लें, कस्मों वादे में बांध लें, तो यही लोग हमको छोड़ेंगे नहीं
और वो खुद सफल होंगे और हमको भी सफल होके दिखाएंगे। हर जगह कोई ना कोई सिस्टम होता है। आप देखें रेलवे में, अगर आपके जनरल टिकट है आपके पास और जनरल क्लास में जाके बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरल क्लास का टिकट हो और 3 AC में जाकर बैठे तो प्रॉब्लम है। टीटी बाबू पकड़ लेंगे, फाइन करेंगे। रोड का भी एक सिस्टम है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का कागज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हेलमेट लगाए हुए हैं, राइट साइड चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन सब कुछ होने के बावजूद भी अगर रॉन्ग साइड चलते हैं तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही बैंक का भी सिस्टम है। अगर बैंक में आपके अकाउंट है और आपके अकाउंट में पैसा है, विड्रॉल फॉर्म भरें, काउंटर पे दें, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बगैर विड्रॉल फॉर्म भरे आप काउंटर पे हाथ डालकर बोले कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए, तो गेट पे जो गार्ड होंगे ना, उनको बुला लेंगे। तो आपने देखा कि हर जगह कोई ना कोई एक सिस्टम है। हमारे समाज में भी जहां पर हम रहते हैं वहां पर भी एक सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम। हमारे समाज में जो शादी ब्याह होते हैं वो एक के बाद एक रस्म, एक के बाद एक रस्म, एक के बाद एक रस्म निभाए जाते हैं। अगर हम पंडित से कहें कि पंडित जी फेरे पहले लगवा लें, बाकी कार्यक्रम बाद में करना, तो पंडित जी भी बोलते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नियम से जो करेंगे नियम से करेंगे। पंडित जी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होते। हमारे समाज में अगर किसी के 2 बेटे हैं जो जवान हैं, शादी लायक हैं, तो नियम के हिसाब से पहले बड़े बेटे की शादी होती है, उसके बाद छोटे बेटे की शादी होती है। अगर गलती से छोटे बेटे की शादी हो गई और अगर बड़े के लिए जिस दिन रिश्ता आता है वो लोग पूछते हैं ये छोटे की पहले क्यों हो गई। यानी समाज में भी अगर आप कुछ जो सामाजिक सिस्टम है अगर उससे गलत कुछ करते हैं तो समाज में भी लोग आप पर उंगली उठाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमारा भी दुनिया का सबसे महानतम एक शानदार सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जहां पर हर वो चीज मौजूद है जो आपको कम समय में ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए पर्याप्त है। जो लोग सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं उनको ऐसा लगता है कि डायमंड बनना, सफल होना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। और जो लोग अगर इस सिस्टम पर नहीं चलते हैं उनको ऐसा लगता है कि डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। ज्यादातर लोगों के पास चाबी का एक गुच्छा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं न कहीं हम अपने परिवार के साथ रात को डिनर पे जाते हैं। कुछ लोग सप्ताह में जाते हैं, कुछ लोग 2 सप्ताह में जाते हैं, कुछ लोग महीने में जाते हैं, अपने पॉकेट के हिसाब से जाते हैं। आप ये सोच के देख लें कि आप डिनर पे गए हुए हैं अपने पूरे परिवार के साथ और रात को जब आप लौट के आते हैं 11:15 बजे, दरवाजे के सामने खड़े हैं और जिस पॉकेट में आप हाथ डालते हैं चाबी के लिए तो आप देखते हैं कि पॉकेट में चाबी नहीं है। आप दूसरे पॉकेट की भी तलाशी लेते हैं, तीसरे के भी लेते हैं, चौथे की लेते हैं, उस पॉकेट में भी आप तलाश करते हैं जिसमें संभावना बिल्कुल नहीं है चाबी की। और जब आपको बिल्कुल चाबी नहीं दिखता, किसी भी पॉकेट में चाबी नहीं मिलता, तो बड़े ही असहाय नजरों से उस ताले की तरफ आप देखते हैं और उसी समय आपको ख्याल आता है कि क्यों ना पड़ोस की बहन जी से चाबी मांग ले। और जब हम पड़ोस की बहन जी से चाबी मांगने जाते हैं और जब पड़ोस की बहन जी जब हमको चाबी का गुच्छा देती है ना, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि शायद किसी न किसी से तो खुल ही जाएगी। और एक एक चाबी को उस ताले में लगा लगा कर देखते हैं, लगा लगा कर देखते हैं, लगा लगा कर देखते हैं। और जब वो आखिरी चाबी बजती है ना,
तो बड़े ही असहाय नजरों से उस चाबी को देखते हैं कि शायद इससे ताला खुल जाएगा। उस ताले में उस चाबी को लगाते हैं, चाबी लग भी जाती है, उसको घुमाते हैं, घूम भी जाती है, लेकिन जब ताला नहीं खुलता है ना, तो जीवन में पहली बार एक बात समझ में आती है कि जिस ताले की जो सात चाबी है ना, उसी चाबी से वो ताला खुलता है। हमारे बिजनेस में क्या होता है, ज्यादातर लोग जो इस बिजनेस में आते हैं ना, सारे के सारे लोग अपने साथ एक एक चाबी का गुच्छा भी लेकर आते हैं, और वो क्या करते हैं, सेफ सोप रूपी इस ताले में चाबी लगा के देखते हैं। कोई 15 दिन से लगा रहा, कोई 1 महीने से लगा रहा, कोई 2 महीने से लगा रहा, कोई 6 महीने से लगा रहा, कोई 1 साल से लगा रहा कि शायद सेफ सोप का ताला खुल जाए। लेकिन उनको नहीं पता कि सेफ सोप का ताला सिर्फ और सिर्फ सेफ सोप की ही चाबी से खुलती है। इस बिजनेस में 2 तरह के लोग आते हैं। पहले ऐसे लोग आएंगे जो आपके अपने मन माफी करना चाहेंगे। आप उनको समझाएंगे, समझेंगे नहीं, उल्टा आपसे उलझ जाएंगे, तर्क करेंगे, बहस करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे, उल्टा आपको ही सिखाएंगे। सर, आपको भले ही 2 साल हो गया है, लेकिन ये बिजनेस कैसे होगा ना, ये हम आपको बताएंगे। ज्यादातर जो हमारे लीडर हैं ना, रात को जो बिस्तर पे सोते हैं ना, इन लोगों के टेंशन के वजह से ही सोते हैं कि अच्छा, अभी 2 सप्ताह हुआ है इस बिजनेस में आए हुए, और मैं 2 साल से इस बिजनेस में हूं, और तू मेरे को सिखाएगा कि ये बिजनेस कैसे होगा। इसी टेंशन में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो आप कुछ भी कहें, आपकी बात मानेंगे नहीं, ये अपनी मनमानी करेंगे। ये बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस में किसी से दुश्मनी नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है मार्केट का है। हम रात के 12 बजे भी घर आते हैं, 10 बजे भी आते हैं, 11 बजे भी आते हैं, हम हमेशा फील्ड में ही रहते हैं। ये अगर कहते हैं ना कि सर मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का, तो बोलो बिल्कुल ऐसा ही करो। अगर ये कहे कि सर मेरा मन कर रहा है ऐसा नहीं करने का, तो बोलो बिल्कुल मत करो। ये जो करना चाहता है ना, इसको वही करने दो। तेरी खुशी में मेरी खुशी। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं करो, तो आपसे उलझेगा। क्यों? अब क्यों का जवाब दो, करेगा वही जो ये करना चाहता है। तो इस व्यक्ति को जी भर के अपनी मनमानी करने दो। और जब आप इनको अपनी मनमानी करने देंगे, तो उनकी नजर में आपकी क्या छवि बनेगी? आप जैसा दुनिया में कोई नहीं, और आपको ये डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। इनको करने दो। और जो दूसरे तरह के जो लोग आएंगे ना इस बिजनेस में, उनको कुछ ही समय बाद ये बात समझ में आ जाती है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम चलने से हम यहां पर सक्सेस होंगे, आगे बढ़ेंगे। और वो आपके साथ इस मोड में आ जाएंगे, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। कुछ पूछेंगे तो जवाब दे देगा, बाकी जी सर और यस सर। और आप जम के पील के इनके साथ काम करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके साथ आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। लोगों को यह बिजनेस बहुत ही आसान लगना चाहिए, ना कि कठिन। क्या होता है, जब लोग हमारे बिजनेस में आते हैं और हम उनसे बार बार मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि आप लिस्ट बनाओ, और आपको इनवाइट करना सीखना पड़ेगा, आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, आपको इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा,
आपको स्टेज पर एक दिन एंकरिंग करना सीखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लान लेना सीखना पड़ेगा, सेकंड प्लान लेना सीखना पड़ेगा, कोर ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा, फ्राइडे पे ट्रेनिंग लेना सीखना पड़ेगा, ग्रुप मीटिंग लेना सीखना पड़ेगा। और जब ये सब चीज सीखेंगे तभी तो आप लीडर बनेंगे, और जब आप लीडर बनेंगे तभी तो आप डायमंड बनेंगे। अब वो बेचारा सोचता है कि बाप रे बाप, इतना सारा काम करना पड़ेगा, तभी मैं कहूं कि ये बिरले ही लोग यहां पर डायमंड क्यों बनते हैं। अब उनका दिमाग ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरा नंबर तो उसमें है नहीं। इसका दिमाग अब एक्सेप्ट कर लेता है कि डायमंड बनना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अब वो क्या होता है, अब उसको सेमिनार में बुलाते हैं, कभी वो आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी फ्राइडे के ट्रेनिंग में बुलाते हैं, कभी वो आ जाता है, कभी नहीं आता है। कभी उसको फोन करते हैं, उठा लेता है, कभी नहीं उठाता है। कभी घर मिलने जाते हैं, मिल लेता है, नहीं मिलता है। क्यों? कि अब उसको ऐसा लगने लगा कि ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, दुनिया का सबसे कठिन बिजनेस है, दुनिया का सबसे कठिन बिजनेस है। हमको लोगों को जो है आसान कैसे लगेगा। दरअसल होता क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई क्वालिटी होता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई क्वालिटी होता है। जरूरत है उनकी क्वालिटी को समझने का। आप देखेंगे जो इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद आप उनको बताएंगे, सेमिनार में 10 गेस्ट लेके आ जाएंगे। अब देखो कुछ ना कुछ क्वालिटी तो है ना उस व्यक्ति के पास, तभी तो उसको ऐसा लगा कि 10 गेस्ट लेके आया, नहीं तो 2 गेस्ट लाने में पसीने निकल जाते हैं। कुछ लोग आप देखेंगे जब आपको प्लान दिखाने ले जाएंगे तो आपको बड़े गौर से प्लान देते हुए देखेंगे, और हो सके जब प्लान खत्म होगा तो आपके डायरी का वो पेज मांग लेंगे, सर ये मुझे देंगे क्या, और ले जाके घर में वो प्रैक्टिस करेंगे बार बार। आपका ले जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और देखना तीसरे दिन जब वो किसी को प्लान दिखाने आपको ले जाएगा तो आपसे बोलेगा कि सर मैं सर को प्लान दूं, और देखना आपका हूबहू प्लान उतार के रख देगा। आपको जब कोई फॉलो करने के लिए ले जाएगा तो आप देखना जब आप बात कर रहे होंगे ना तो आप 4 बात करेंगे तो वो 2 बात वो भी करेगा, आप 6 बात करेंगे 3 बात वो भी करेगा। हमें उनको पहचानना है कि इनका झुकाव किस तरफ है, और जिस तरफ उनका झुकाव है ना, हमको उन्हीं की वो क्वालिटी को मजबूत करना है, उसकी धार को एकदम तेज कर देना है, उसको जो है स्पेशलिस्ट बना देना है। ऐसे ही देखें, रजिस्ट्रेशन करने वाला, मेल करने वाला, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन और मेल से ही घबराहट होती है, लेकिन कुछ लोगों को उसमें मजा आता है। अब क्या होगा देखेंगे, क्या गेस्ट लाने वाले को गेस्ट लाने में मजा आ रहा है, प्लान दिखाने वाले को प्लान दिखाने में मजा आ रहा, फॉलोअप करने वाले को फॉलोअप करने में मजा आ रहा, इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले को उसमें मजा आ रहा। जब भी कभी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, जब आप ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं तो जो गेस्ट लाता है सेमिनार में भर भर के 10 गेस्ट लाया है, उसको खड़ा करें तो पूछें कि देखो जी ये राहुल जी हैं, राहुल जी पता नहीं फील्ड में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पिछले सेमिनार में इनके 10 गेस्ट आए थे, राहुल जी जरा इनको बताएं आखिर आप ऐसा करते क्या है। देखना बंदा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सीना चौड़ा करके बोलेगा कि सर मैं ऐसा बोलता हूं, वैसा बोलता हूं, ये कहता हूं, वो कहता हूं, आएंगे कैसे नहीं, मजबूर कर देता हूं आने पे।
हो सकता है उस ग्रुप मीटिंग में कुछ लोग बैठे होंगे, ग्रुप मीटिंग में कुछ लोग बैठे होंगे जो उनकी बातों का नकल करेंगे। आपने क्या किया, उनकी धार को तेज कर दिया। अब देखना अगले सेमिनार में 15 से 20 गेस्ट लेकर आएंगे। जो प्लान देता है ना, आप उनकी भी तारीफ कर दे। देखो जी, ये मोहन जी हैं, और मोहन जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है ना कि किसी भी व्यक्ति को जब ये प्लान देने के लिए बैठते हैं ना, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो, उनके दिमाग में एकदम बिल्कुल फिट कर देते हैं और बंदा यस करके जाता है। दूसरा व्यक्ति है जो फॉलोअप करने जाता है, उनकी भी तारीफ करें। तो देखो जी, ये रवि जी हैं, और रवि जी के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि किसी को भी फॉलोअप करने गया हो और आज तक कभी खाली हाथ वापस नहीं आया, सेल लेके आया। ये क्वालिटी है इनके अंदर। जो इंटरनेट पे काम करता है ना, उनकी भी तारीफ करें कि देखो जी, ये ब्रजेश जी हैं, और ब्रजेश जी के अंदर ऐसी क्वालिटी है कि इंटरनेट का काम, रजिस्ट्रेशन का काम, सारा मेल वेल सब इतनी सफाई से करते हैं ना कि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखेंगे इनके अंदर जो क्वालिटी है, आपने क्या किया, उसमें धार लगा दिया। अब गेस्ट लाने वाला ढेर सारे लोग आपके होंगे जो सेमिनार में गेस्ट भर भर के ला रहे हैं। प्लान देने वाले ढेर सारे लोग आपके पास हैं जो प्लान दिखा रहे हैं। फॉलोअप करने वाला ढेर सारे लोग आपके पास हैं जो फॉलोअप कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करने वाले ढेर सारे लोग आपके साथ हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब देखें, सबको पैसा भी आ रहा होगा, सबका लेवल भी बढ़ रहा होगा। अब जो गेस्ट लेकर आता है, मन ही मन क्या सोच रहा है, क्या काम है, कुछ लोगों को लाकर सेमिनार में बैठा दो, पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान है, डायमंड बनना कितना आसान है। प्लान दिखाने वाला भी क्या सोच रहा है, कुछ लोगों को बैठकर प्लान बता दो, साथ में पैसा आता है। पैसा कमाना कितना आसान है, डायमंड बनना कितना आसान है। वही फॉलोअप करने वाला सोच रहा है, कुछ लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर लो और बदले में पैसा आता है। यहां पैसा कमाना कितना आसान है, डायमंड बनना कितना आसान है। वही इंटरनेट वाला, मेल करने वाला सोच रहा है, बस इंटरनेट पर कुछ काम कर लो और बदले में पैसा आता है। इन सब लोगों का दिमाग ये एक्सेप्ट कर चुका है कि सेल शॉप में पैसा कमाना, डायमंड बनना सबसे आसान काम है। लेकिन हां, एक बात ध्यान रखना, जिसको भी जिस काम को करने में मजा आ रहा हो ना, उसको वही काम करने दो। अगर गेस्ट लाने वाले को आपने एक दो बार बोला फ्राइडे के ट्रेनिंग में आने के लिए, और अगर वो कटाकटी करना शुरू कर दिया ना, तो भूले से उस पर दबाव मत डालना गेस्ट लाने का। क्यों? कि उसको ट्रेनिंग में आने का, क्योंकि उसको जो है ना, गेस्ट लाना सेमिनार में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता। अगर वो ट्रेनिंग में आने के लिए बोलेंगे ना, तो वो गेस्ट लाना भी बंद कर देगा। इसलिए जिसमें उसको मजा आ रहा वो ही करने दें उनको। अब देखें, जब भी कोई काम करना बिल्कुल आसान हो, तो अंदर से सीखने की इच्छा जागृत होती है। अब देखें, अब क्या हो रहा है, जो गेस्ट लाता है उस सेमिनार में क्या दिख रहा है कि एक सिल्वर लेवल का व्यक्ति एंकरिंग कर रहा है। अब उसको देखकर वो सोचता है, ये सिल्वर और एंकरिंग कर रहा है, और मैं तो गोल्ड हूं, मैं तो गोल्ड हूं। अब देखें, सेमिनार खत्म होते ही है ना, सीधा वो अपने अपलाइन के पास जाएगा
और बोलेगा सर मुझे एंकरिंग करना सीखना है, एंकरिंग करना है। अब देखो उसके अंदर सीखने की इच्छा जागृत हुई है, अब उसको सिखाओ एंकरिंग, रट्टा मार के एंकरिंग सीख लेगा। और जब एंकरिंग सीख ले, अगले सेमिनार में एंकरिंग पे चढ़ा दो। एंकरिंग में देखना एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जब एंकरिंग स्टेज पर जाएगा, जब सामने इतने लोगों को देखेगा और दमदारी से एंकरिंग करके उतर गया ना, तो उसका कॉन्फिडेंस एकदम चरम पे होगा। और सेमिनार खत्म होते ही सीधे अपलाइन के पास आएगा और बोलेगा सर मुझे फर्स्ट प्लान लेने का मन कर रहा है, सर मुझे सेकंड प्लान लेने का मन कर रहा है, सर मुझे फ्राइडे की ट्रेनिंग लेने का मन कर रहा है, सर मुझे कोर ट्रेनिंग लेने का मन कर रहा है, सर मुझे ग्रुप मीटिंग लेने का मन कर रहा है। देखो अब उसके अंदर सीखने की इच्छा जागृत किया है, सिखाओ। जब किसी के अंदर सीखने की इच्छा जागृत हो गई ना, तो उसको जितना सिखाएंगे ना, उससे ज्यादा ही वो सीखने की कोशिश करेगा। और देखो अब वो ऐसे में क्या होगा, कुछ लोग सिल्वर जाते जाते लीडर बन जाएंगे, कुछ लोग गोल्ड जाते जाते लीडर बन जाएंगे, कुछ लोग पर्ल जाते जाते लीडर बन जाएंगे, कुछ लोग टोपाज जाते जाते लीडर बन जाएंगे, कुछ लोग एमराल्ड जाते जाते लीडर बन जाएंगे, कुछ लोग रूबी जाते जाते लीडर बन जाएंगे। और डायमंड बनने के बाद, डायमंड बनते बनते तो लीडर बनना उनकी मजबूरी है। और आप यही चाहते थे ना कि ये लोग लीडर बन जाएं, क्योंकि वैसे दरअसल होता क्या है कि हम उनके पीछे एकदम हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं कि तेरे को लीडर बनना है, तेरे को लीडर बनना है, तेरे को लीडर बनना है, तेरे को ये भी सीखना है, तेरे को ये भी सीखना है, तो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और अगर लीडर बनाना है, ये सारी चीजों को एक लीडर बनाना है प्लान के लायक, तो कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का वक्त लगता है। लेकिन यहां पर देखें, डे फर्स्ट से ही आपका काम होना शुरू हो गया, एक कोर टीम बन गई ऐसी स्पेशलिस्ट का, कोई प्लान का स्पेशलिस्ट, कोई फॉलोअप का, कोई एफआईएम का, कोई लीडरशिप इसका। अब देखें वो जो, अब यहां पर देखें पहले के तरह के जो लोग हैं ना, उनका क्या होता है, जो लॉजिक देते थे, तर्क उतर्क करते थे, उनके तर्कस में जितने भी तीर थे ना, सब चला लिया एक एक करके, दिमाग का दही हो गया उनका। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आते हैं अपने अपलाइन के पास, सर मेरे को आपसे मिलना है, और आकर बोलते हैं कि देखिए सर जी भर के मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे मेहनत में कोई शक हो तो सर बताओ, और आप जो कह रहे हैं आप की बात मैं मानता हूं, लेकिन पता नहीं सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा है। आप देखें सर राहुल को, जो मेरे पीछे आया था, बहुत पीछे, आज वो गोल्ड बन गया है, मैं सिल्वर भी नहीं बना हूं सर, मुझे डायमंड बनना है, और आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देखो आप यही चाह रहे थे ना कि वो व्यक्ति लीडर बन जाए, बनिए लीडर। यही प्रोसेस चलता रहेगा, वहां से कुछ लोग इधर निकल के आ जाएंगे और ये लोग आगे एक दूसरे को देखकर ऐसा करेंगे। अब देखें लीडर को दूसरे शहर में बिजनेस ले जाने की बात करने हैं। कभी कभी क्या होता है, देखने को ऐसा मिलता है कि जब एक शहर में एक ही वेन्यू पे ढेर सारे लीडर हो जाते हैं ना, ढेर सारे सिल्वर, ढेर सारे गोल्ड, ढेर सारे पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, यहां तक कि डायमंड भी होते हैं, 20-25 लीडर होते हैं, तो उनमें एक प्रॉब्लम आती है। एक सेमिनार में 3 ही लोगों का रोल होता है, कोई एक एंकरिंग करता है, एक फर्स्ट प्लान लेता है, एक सेकंड प्लान लेता है, और जो मेन लीडर है वो तो क्लोजिंग करेगा ही करेगा। अब अगर 20-25 लीडर वहां पर हैं तो क्या होता है, एक लीडर का नंबर, एक बार अगर किसी ने फर्स्ट प्लान ले लिया तो उस लीडर का नंबर कम से कम 2 महीने बाद आएगा। और ट्रेनिंग में देख ले, फ्राइडे की ट्रेनिंग में अगर 20 लीडर है तो 5 महीने बाद नंबर आएगा उसका ट्रेनिंग के लिए। अब होगा क्या,
जिन वो फर्स्ट प्लान लिया है इतना वेट नहीं करेगा वो 2 महीना। इस बीच में वो देखने क्या लगेगा कि सर हमको प्लान नहीं दे रहे हैं, सर हमको प्लान नहीं दे रहे हैं। अगर लीडर जरा सा भी थोड़ा सा भी इधर उधर कर देना तो वही लीडर, दूसरा लीडर अपने टीम में जाकर बात करना शुरू कर देता है कि देखो सर तो चेहरा देख देख के प्लान देते हैं, फर्स्ट प्लान सेकंड प्लान, सर के वो रिच लेग में है ना, इसलिए सर ने उनको प्लान दिया है। हम लोग बैलेंस में है ना, इसलिए हमारी तरफ देखते नहीं है। फिर क्या होता है, लीडर में एकदम मनमुटाव सा पैदा हो जाता है, उनका प्यार खत्म होने लगता है और एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे बाघ भैंसे की तरह देखते हैं। ऐसे कहते हैं ना, जब ढेर सारे बर्तन एक जगह हो ना तो खटकना स्वाभाविक ही है। ऐसे कंडीशन में हमको देखना है कि कौन से लीडर यहां से बाहर जा सकता है। ये डॉक्टर साहब हैं, ये तो जा ही नहीं सकते क्योंकि इनकी मजबूरी है इस शहर में रहना। ये बैंक वाले बाबू हैं, ये तो जा ही नहीं सकते, इनकी मजबूरी है यहां पर रहना। हमको ये देखना है कि कौन व्यक्ति है जो इस शहर से बाहर दूसरे शहर में शहर डेवलप करने के लिए जा सकता है। उनको बुला बुला के एक एक को बैठ के बात करना है, उनसे उनका लिस्ट पूछना है, कहाँ है उनका लिस्ट, कहाँ कहाँ उनके रिलेटिव के लोग हैं, और उनको बोलना है वहां जाकर मिलो, बात करो, वहां से कुछ सेल निकाल के लाओ। उनको बताना है कि देखो जी, माननीय श्रीमान नरसिंह गिरिवाल जी का ऐसा मानना है, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर केपिंग पे जाना है तो 5 शहर लेफ्ट में और 5 शहर राइट में आपके डेवलप होने चाहिए, और वो भी 5 शहर ऐसे जहां पे कम से कम 50 सेल निकल रहे होंगे 200 बीबी और बीबी का, 200 का, 5 इधर 5 इधर केपिंग की गारंटी है। और जो लोग उसमें से आते हैं उनको आप 100% यूजर बना दे तो 4 लाख की केपिंग कंटिन्यू मिलेगा आपको। अब उनको ये बताएं कि देखो ये जो आपका लंबी वाली लाइन है और छोटी वाली लाइन है, ये दोनों की जिम्मेदारी हमारी, मैं इन दोनों को आपका ये देखता हूं, और आप जो आपकी जो छोटी वाली लाइन है ना, आप वहां पर जाओ और वहां पर बैठकर काम करो, और बीच बीच में मैं भी आता हूं। आपका एक शहर तो हो गया है ना बोर्ड लेवल पर, और देखो दूसरा शहर अभी डेवलप और हो जाएगा। अब देखो जब किसी के मन के हिसाब से उनके मतलब की बात करेंगे ना तो हर व्यक्ति को भी अच्छा लगता है, और वो जो है आपका कृतज्ञ भी रहेगा कि सर हमारे लिए कितना सोचते हैं। अब जब वहां पर जाएगा वो तो 1 to 1 में प्लान करेगा, ग्रुप प्लान करेगा, कभी कभी लीडर को बुला के प्रमोशनल प्लान करेगा, और जब वो लोग कुछ इकट्ठे हो गए तो उनका सेमिनार वहां पर चालू करवा दिया जाएगा। अब देखो जब वहां पर उनका सेमिनार चालू हो गया है ना, सेमिनार का पहला दिन है, वो खुद ही एंकरिंग कर रहा है, खुद ही फर्स्ट प्लान ले रहा है, खुद ही सेकंड प्लान ले रहा है, खुद ही क्लोजिंग कर रहा है। कहते हैं ना, जब कोई चीज कम मात्रा में मिलता हो ना तो उसको पाने की भूख पैदा होती है, तड़प और मिले और मिले। जब वही चीज जी भर के मिलने लग जाए ना तो मन भर जाता है। हर संडे के सेमिनार में वही एंकरिंग, वही फर्स्ट प्लान, वही सेकंड प्लान, वही क्लोजिंग, सब वही कर रहा है। अब वो लीडर जानते जल्दी जल्दी क्या करेगा, एक व्यक्ति किसी को सिखाएगा एंकरिंग करना कि किसी तरह ये एंकरिंग करके मुझे स्टेज पर बुला लेगा, किसी को सिखाएगा फर्स्ट प्लान देना, किसी को सिखाएगा सेकंड प्लान देना, और जो जिम्मेदारी वाला काम है ना वो खुद करेगा। देखो अब मन भर गया ना, प्लान व्लान से सबसे मन भर गया। अब क्या होगा, वही लीडर जब वो घर आएगा ना अपने घर, और जब वो वेन्यू पे जाएगा ना तो वहां पे उनके वही पुराने पुराने ढेर सारे लीडर भी, वो भी कुछ ना कुछ वो लीडर भी घर पे आए होंगे, वो मिलेंगे और एकदम से ऐसे प्यार से मिलेंगे, ओहो आइए शर्मा जी, आइए आइए, कब आना हुआ आपका, कैसा चल रहा है वहां पे आपका, एकदम से प्यार से मिलेंगे।
जब ये दूर दूर रहेंगे ना तो इनका प्यार भी एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगा। जो आपने प्रैक्टिकल किया है वो सभी बातें दमदारी के साथ बोलना है। होता क्या है, जब हम स्टेज से बात कर रहे होते हैं, जब हम स्टेज से बात कर रहे होते हैं तो नीचे हमारे लोग ही सामने बैठे होते हैं, सामने हमारे लोग ही बैठे हुए होते हैं। हम वहां पर स्टेज पर जाकर अगर ये बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, तो वहां जो टीम के लोग बैठे होंगे, जो सचमुच में जानता होगा कि सर वाकई पंक्चुअल हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को देखकर कह रहा होगा वाकई में सर परफेक्ट। सर को देखकर तो कोई घड़ी में ला सकता है और ताली बजा के जो है ना हाथ लाल कर लेगा और उनकी बात एकदम दिल में घुस जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और फिर जाकर आप स्टेज पर बोलते हैं कि हम लोगों को टाइम पंक्चुअल होना चाहिए, तो जो आपको जानते हैं ना वो बोलेंगे टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। 9 बजे का टाइम देते हैं और 2 बजे आते हैं और बोलते हैं टाइम पंक्चुअल होना चाहिए। काय को ताली बजाएगा? आप जो बोलने जा रहे हैं ना, आप जो भी बातें बोलने जा रहे हैं स्टेज पर कि हमको टाइम पंक्चुअल होना है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएं, क्या मैं टाइम पंक्चुअल हूं? अगर आप टाइम पंक्चुअल हैं तो उन बात को दमदारी से बोले, और आप दमदारी से बोलेंगे भी लोगों के सीने के अंदर वो बात चली जाएगी। और जब आपने वो किया नहीं है ना, तो पहली बात तो आप दमदारी से बात नहीं कर पाएंगे और लोगों के अंदर नहीं जाके स्लिप होकर निकल जाएगा ऐसे एकदम। तो हमको हमेशा दमदारी के साथ प्रैक्टिकल ही बातें करनी है। अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया है ना, तो उस मंच के माध्यम से आपको वो बात भी बोलने का हक नहीं है। ग्रो लाइन के सामने अपलाइन की कौन कौन सी बातें करनी है और कौन कौन सी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आमतौर पर जब हम अपने अपलाइन के साथ काफी लंबे समय से काम करते हैं, रोजीना काम करते रहते हैं, तो अपलाइन हो या ग्रो लाइन हो, है तो इंसान ही ना। कभी अगर किसी बात पे कोई कहा सुनी हो जाए, मनभेद हो जाए, आपस में तनातनी हो जाए, गुस्से में आ जाए, तो जानते हैं आमतौर पे यह देखा गया है कि गुस्से में जो है ना लोग अपना विवेक खो देता है, और वो क्या बोल रहा होता है ना, क्या नहीं बोल रहा होता है, उसको इस बात का पता नहीं होता है। और जब गुस्सा आया है तो कहीं ना कहीं वो हल्का करेगा ना अपना मन। तो हल्का कहां करता है? अपने ग्रो लाइन के पास जाता है और उस अपलाइन की एक एक जो नेगेटिव बातें हैं ना, जो उनमें कमियां हैं, जो उसको लगता है इनमें कमियां हैं, गिन गिन के चुन चुन के अपने वो टीम के बंदे को बताता है, अपने टीम को बताता है। एक भी अच्छा ही नहीं बताता है, एकदम चुन चुन के सारे कमियां एक एक निकाल निकाल के बढ़ा चढ़ा के भी एकदम बताता है। और क्या होता है, उस लीडर का प्रभाव उस ग्रो लाइन की नजर में खत्म कर देता है। अब आप देखो, अब क्या है, जिस दिन वो नहीं रहेगा, उनके ग्रो लाइन को एक बात समझ में आ गई कि अपलाइन की बुराई भी करनी चाहिए। अब होगा क्या, जिस दिन वो नहीं रहेगा ना, तो अपने टीम के ग्रो लाइन के साथ उसी अपलाइन की बुराई कर रहा होगा, उसी अपलाइन की बुराई कर रहा होगा, और फिर क्या होगा, नीचे तक ये ऐसा चला जाएगा। अब देखो, अगर उनका नीचे का कोई ग्रो लाइन का बंदा, उससे अगर किसी तरह से बात बिगड़ गई उनकी,
अब उसको समझाएगा कौन? उस अपलाइन से तो लड़ाई कर लिया है, उसका तो सारा प्रभाव खत्म कर दिया है। अब वो अपलाइन चाहे 10 घंटे बैठ जाए उसके साथ, उसको समझाए, वो बिल्कुल नहीं समझेगा। वो अंदर अंदर और बोलेगा मैं सब जानता हूं। कहते हैं ना, अगर कोई समझाने के लिए समझने के लिए तैयार हो ना, उसको तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझने को ही तैयार नहीं हो, उससे वो समझ नहीं सकता। जो कोई व्यक्ति जिससे भी प्रभावित होता है ना, उसी से वो समझने को तैयार भी होता है, और जिससे प्रभावित नहीं होता है उससे तैयार नहीं होता। और हमने उनका प्रभाव बिल्कुल खत्म कर दिया उसके नजर में। अब आप देखो क्या होगा। बड़े अपलाइन तो दूर है, अगर हम उनसे टाइम भी लेंगे, जब तक वो मिलेंगे तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें जो है ना, हमेशा अपलाइन में जितनी भी अच्छाइयां हैं, चुन चुन के एक एक अच्छाइयों को अपने टीम में बताना है। चुन चुन के एक एक अच्छाइयों को अपने टीम में बताना है। आप अपने टीम से अपने बारे में जैसा सोचते हैं कि हमारे टीम के लोग हमें ऐसा बोले, हमारे लिए ऐसा सोचें जिसमें आपको खुशी मिलती हो, वो सारी बातें अपने अपलाइन के बारे में बोलना शुरू कर दो। अपने अपलाइन के बारे में बोलना शुरू कर दो। परिणाम, जब आप नहीं रहेंगे तो वो लोग भी आपके बारे में, आपकी अच्छी अच्छी बातें उनको बताना शुरू कर देंगे, अच्छी अच्छी बातें उनको बताना शुरू कर देंगे। ऐसा ही होगा, ये ऐसा चलता रहेगा, आपके अंदर तक, नीचे तक ये बात पहुंच जाएगी। एक भी बुराई नहीं करना। अपलाइन से चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी भी तरह से गुत्थन गुत्थाई क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी कसम है सीने के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो अपलाइन की बात यही रहनी चाहिए। क्यों? हो सकता है अपलाइन में मन भेद हो, और मन भेद को जो है ना, बैठकर तुरंत सुलझाया जा सकता है, मतभेद को नहीं सुलझाया जा सकता है। वो तो रंजिश बन जाता है और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आप घर में ही देखते हैं ना, घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, बच्चे भी सामने होते हैं, बच्चे की मम्मी बोलती है राहुल अपने पापा से बोल दे, अब मैं रहने वाली नहीं हूं इस घर में, बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रही हूं, कभी भी वापस नहीं आऊंगी, अपने पापा से बोल दे। पापा बोलता है राहुल मम्मी से बोल दे, अच्छा अच्छा नहीं होगा दरवाजे से बाहर गई तो, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बता दे। अब वो बच्चा पर ग्रो लाइन वहीं पे खड़ा है, बेचारा सोच रहा है ये हो क्या रहा है, ये अपलाइन में पेड़ में ही भिड़ रहे हैं। एक मम्मी पापा ऐसे भी होते हैं, एक अपलाइन अपलाइन ऐसे भी होते हैं जो अपने टीम के साथ ऐसा कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन ऐसा कर रहे होते हैं। और एक मम्मी पापा ऐसे भी होते हैं कि मम्मी पापा में जम के लड़ाई हुई है, खूब जम के, और कुछ दिनों में सुलह भी हो गई, लेकिन बच्चों को ये पता भी नहीं चला कभी कि मम्मी पापा में लड़ाई भी हुई है। फैसला आपका है कि आप अपने कैसा वाला मम्मी पापा बनना है। दोस्तों, मेरे 10 अपलाइन हैं। माननीय श्रीमान राजीव चतुर्वेदी जी, माननीय श्रीमान संजय जैन जी, श्रीमान ओम प्रकाश जी, माननीय श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल जी,
माननीय श्रीमान माधव सर जी, माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी, माननीय श्रीमान सत्य प्रकाश सर जी, माननीय श्रीमान शिव कुमार शर्मा जी, माननीय श्रीमान राधेश्याम फौजी जी और माननीय श्रीमान अजय कुमार राजपूत जी। हमारे ये 10 अपलाइन हैं। कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हमारे जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शुरुआत के टाइम में मैंने जो 4 अपलाइन हैं हमारे, हमने इनके साथ काम किया और इन्होंने एकदम से उंगली पकड़कर मुझे उस समय चलना सिखाया। जब मैं बिल्कुल नर्सरी लेवल पर था तो अजय राजपूत जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, राधेश्याम फौजी सर जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, माननीय श्रीमान शिव कुमार जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, सत्य प्रकाश सर जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। शुरुआत में इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बाद में हमें माननीय श्रीमान माधव सर जी से मिलने का मौका मिला और मुझे उन्हें जानने का मौका मिला और कुछ समय जब मैं इनके साथ काम किया तब मुझे माननीय श्रीमान नरसी गिरेवाल सर जी से मुझे मिलने का मौका मिला, सर के माध्यम से ही, और सर ने ही मुझे उनसे मिलवाया। और सर के जो विचार जो थे ना, जो विचार हैं वो काफी मेरे से मिलते थे और शुरुआत से मेरे दिलो दिमाग में वो छाए हुए थे। और सर ने पता नहीं क्या सोचकर क्या समझकर माननीय श्रीमान माधव सर जी ने मुझे उनके हवाले कर दिया, उनके शरण में काम करने का मुझे मौका दिया। और उनके विचारों को देखने के बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो जो कह दे मेरे लिए पत्थर की लकीर है। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर। मुंह खोला तो मैंने जवाब दे दिया, वरना जी सर, यस सर यही किया। और उसके बाद जब मैं डायमंड बनने जा रहा था, माननीय श्रीमान गिरेवाल सर जी ने मुझे विधिवत तौर से माननीय श्रीमान विजयपाल सर जी के हवाले किया। सब लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, सर भी कहीं न कहीं अपने जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। और जब से आज तक मैं सर के सानिध्य में हूं, मुझे कभी भी जीवन में ऐसा नहीं लगा कि मैं सर को छोड़कर यहां आया हूं तो मुझे यहां ज्यादा तकलीफ है, वहां ज्यादा सुखी था। सर का बड़प्पन है, सर में जो आज इतनी क्वालिटनेस, एकदम इतना झुकाव कि मैं नतमस्तक हूं सर के सामने। लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग और सबसे ज्यादा समय तक सहयोग मुझे मिला माननीय श्रीमान माधव सर जी से। वो मेरे बुरे दिन के साथी हैं, मैं उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकता हूं। मेरा परिवार ऋणी रहेगा उनका। मैं सत सत नमन करता हूं उनको, आज सत सत नमन करता हूं उनको। मैं जीवन पर्यंत उनको कभी नहीं भुला सकता, कभी नहीं भुला सकता। हमारे बहुत सारे मित्र भी रहे जो लोग बोलते हैं को लाइन, ब्रोदर लाइन, लेकिन मैं क्या कहूं, को लाइन या ब्रोदर लाइन भले ही दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे को उन्होंने हमेशा सगे भाइयों जैसा प्यार दिया है, हमेशा छोटे भाई का सम्मान दिया है, हमेशा मित्र जैसा सम्मान दिया है। माननीय श्रीमान जसवीर सर जी, विकास यादव जी, शैलेंद्र जी, परशुराम जी, राहुल शासक जी, मुनिंद्र वर्मा जी, महेश चंद जी आदि ढेर सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। और आज मैं जो कुछ भी हूं अपलाइन के बाद, सिस्टम के बाद,
मैं अपनी दमदार और ताकतवर टीम के वजह से हूं। आज जहां पर भी मेरी पहचान है, जिस ऊंचाई पर भी मैं हूं, आज मेरे 60 डायमंड हैं। ये मेरे एक से एक दमदार और ताकतवर हैं। हम इन्हीं के वजह से आज जो कुछ भी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। लेकिन अगर मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला हो जो किन्हीं की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो मुझे मैं बड़ा भाई हूं तो बड़ा भाई समझकर आप माफ कर देना। अगर मैं कुछ छोटा भाई हूं आपका, तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना। अगर मैं कुछ अच्छी बातें बताया हूं, तो आप लोग अपने जीवन में जरूर उतारना। और इन्हीं के साथ मैं एक बार अपने सारे आदर्श को फिर से नमन करता हूं और अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।